लास्ट क्लास में हमने किया था प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन की परिभाषा, नियोजन के उसके चरण और उसके बारे में हमने किया था। आज हम करेंगे संगठन। संगठन जो है वो उर्विक के अनुसार किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए और किनका उसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच इस क्रियाओं का वितरण की व्यवस्था को ही संगठन कहते हैं। मतलब कि किसी कार्य को संपादित करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन सी हमें काम करने पड़ेंगे, उन कार्यों को कौन व्यक्ति करेगा। इस तरह से हर व्यक्ति की अलग अलग कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संगठन। और EFL ब्रेच के अनुसार संगठन प्रबंध की संरचना है और क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करता है। मतलब संगठन का अर्थ है कि हम कोई भी कार्य जो संपादित करने जा रहे हैं उस कार्य को हमने पूरा उसको परिभाषित कर लिया। उसमें जो भी कार्य किए जाएंगे वो कार्यों को हमने मतलब एक तरह से सोच लिया और उसके बाद उन कार्यों को कौन व्यक्ति करेगा वो एक तरह से वितरण हम कर देते हैं, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। तो ये होता है संगठन। अब है संगठन प्रक्रिया के चरण। संगठन प्रक्रिया के जो चरण है उसमें सबसे पहले है क्रियाओं का निर्धारण करना। क्रियाओं का निर्धारण मतलब कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको पहले हम उस कार्य को पूरा अच्छी तरह से सोच लेंगे। उसके बाद हमें अपने आप ही ये पता चलेगा कि हम इस कार्य को कैसे करें, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, मतलब कौन कौन से कार्य होंगे इसमें, और स्टेप बाय स्टेप हम कौन सा कार्य पहले करेंगे, कौन सा कार्य बाद में करेंगे, ये हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं या ये हम पहले से ही हम सोच लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है क्रियाओं का निर्धारण करना, कार्यों को परिभाषित करना। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसको सबसे पहले हम पूरा अच्छी तरह से सोच लेंगे कि इस कार्य को कैसे किया जाना है, उसको पूरा परिभाषित हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद कार्य की प्रकृति, उसके बारे में हमें सोचना है कि कार्य की क्या प्रकृति है, उसका आकार क्या है, आकार मतलब वो कितना बड़ा कार्य है, फिर उसका उद्देश्य क्या है, हमारा उस कार्य को करने का क्या उद्देश्य है, उसके साथ कौन कौन से उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं या कौन कौन सी जिम्मेदारियां आएंगी, और इसके बाद विभिन्न व्यक्तियों को हम वो कार्य सौंप देते हैं। तो ये एक तरह से क्रियाओं का निर्धारण है। क्रियाओं का निर्धारण में हम सबसे पहले कार्य की पूरी हम प्रकृति देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, उसके उद्देश्य देखते हैं और उसके साथ साथ कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं वो हम सोच लेते हैं। उसके बाद हम विभिन्न व्यक्तियों को वो कार्य सौंप देते हैं। तो ये क्रियाओं का निर्धारण हो गया। तो कार्य में जो संगठन प्रक्रिया है, प्रबंधन में जो संगठन प्रक्रिया है उसमें हम सबसे पहले क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। दूसरा है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण का क्या अर्थ हुआ कि कौन सा कार्य दूसरे कार्य से मिलता जुलता है या कौन कौन से कार्य आपस में संबंधित हैं। जो कार्य आपस में संबंधित हैं उनको हमने जिन व्यक्तियों को पहला कार्य दिया था उन्हीं व्यक्तियों को दूसरा कार्य भी हम सौंप देंगे, क्योंकि उन दोनों कार्यों की प्रकृति एक ही है, इसलिए हम वो कार्य
उन्हीं व्यक्तियों को सौंप देंगे। तो कार्य का संबंधित कौन कौन से कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होगा। तो उस तरह से हम जो हमारी क्रिया है उसका समूहीकरण कर लेते हैं, हमारे कार्यों का समूहीकरण कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि हमें कोई किचन का कार्य करना है, किचन में कोई कार्य करना है, तो किचन में बहुत सारे कार्य होते हैं। सपोजिंग एक खाना बनाने का ही कार्य उस व्यक्ति को या 2-3 व्यक्तियों को सौंपा गया है, तो फिर सब्जी लाना, सब्जी फ्रिज में रखना, सब्जियों का समूहीकरण करना, खाने को परोसना, मतलब खाना बनाना ही नहीं, खाने को परोसना, बर्तन आदि की व्यवस्था करना और किचन की सफाई, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक ही किचन से ही रिलेटेड है या बहुत सारे कार्य जो एक दूसरे से संबंधित है, वो हम एक एक ग्रुप को अगर सौंप देते हैं तो उसके लिए वह कार्य करना आसान होगा। यदि हम उसको अलग अलग तरह के कार्य दे देंगे तो उसके लिए कार्य को संपन्न करना या संपादित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कार्यों की अलग अलग प्रकृति है। तो इसलिए एक ही प्रकृति का यदि कार्य है, यदि कई सारे कार्य हैं, तो वो कार्य हम उन्हीं समूह के व्यक्तियों को दें जिन्होंने पहला कार्य जो कि इससे संबंधित है वो लिया था। तो ये है, इस तरह से हम कार्यों का समूहीकरण करते जाते हैं। और इसके बाद है परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। जो भी हमारे पास मैन पावर है, जो भी हमारे पास ग्रुप है, चाहे वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे हमने कोई ग्रुप बनाया है कोई कार्य करने के लिए, जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो किस तरह के हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनमें क्या कौशल छुपा हुआ है, किस तरह की सृजनात्मकता उनमें देखी जाती है, ये सारी चीज़ें उनको आंकना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस चीज़ को आंक लेते हैं तो हम कार्य करने की निपुणता और कुशलता के अनुरूप व्यक्ति की शक्ति, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसकी प्रतिभा, उसका प्रबंध चातुर्य और कुशाग्र बुद्धि, ये सब चीज़ हम जब देख लेते हैं किसी व्यक्ति में, हम कोई भी कार्य करने की, हर व्यक्ति में हर कार्य करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो किस व्यक्ति में किसी पर्टिकुलर कार्य को करने की क्षमता है, उसमें कुशाग्र बुद्धि है, उसमें उस कार्य को के लिए प्रबंध चातुर्य है, मतलब हर कार्य को करने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। कोई कोई कार्य ऐसा होता है जिसको करने में उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनकी प्रतिभा दिखती है। तो हम यदि ये चीज़ ये पहचान लें, हर व्यक्ति की कुशलता और हर व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति का प्रबंध चातुर्य पहचान लें, तो उसके हिसाब से हम कार्य का विभाजन करेंगे। और यदि हम इस को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए, इन बिंदुओं को देखते हुए अगर हम कार्य का विभाजन करेंगे तो हमारा कार्य ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा कुशलतापूर्वक होगा, क्योंकि हमको पता है कि जिन व्यक्तियों को हमने वो कार्य सौंपा है उन व्यक्तियों में उस कार्य को करने की कुशलता विद्यमान है। तो ये चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें कार्य का विभाजन करना चाहिए। तो संगठन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमें हर व्यक्ति की क्षमता को पहचाने, हम हर व्यक्ति की प्रतिभा को पहचाने और उसके अनुसार हम कार्य का विभाजन करें। तो व्यक्ति की यदि रुचि के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार अगर उसे कार्य मिला है तो वो ज़्यादा कुशलता से, ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा रुचिपूर्वक वह कार्य करेगा और उसको उस कार्य को करने में संतुष्टि प्राप्त होगी और साथ ही साथ वो बहुत उत्साह से वह कार्य करेगा,
क्योंकि उसको वो कार्य करने में रुचि है, कुशलता है। तो इसलिए वो बहुत ही निपुणता से वह कार्य करेगा और इस तरह से आपस में प्रेम और सौहार्द की भावना बनी रहेगी, क्योंकि एकता, प्रेम, सौहार्द यदि आपस में व्यक्तियों में बना रहता है तो वो कार्य का करने का मज़ा ही अलग होता है और वो कार्य बहुत अपना पूरा पोटेंशियल देके, पूरी प्रतिभा, पूरा अपनी कुशलता देकर वह कार्य करते हैं। उसके बाद है अधिकारों का सौंपा जाना। अधिकारों या उत्तरदायित्वों को हम हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार हम यदि उस व्यक्ति को अधिकार सौंपते हैं तो वह उसका निर्वाह बहुत अच्छी तरह से और अपना 100% देकर वह कार्य का निर्वाह करता है। तो इसलिए अधिकारों को भी हम उन्हीं व्यक्तियों को सौंप सकते हैं जिन व्यक्तियों में उस कार्य के जो अधिकार हैं उस कार्य के प्रति कुशलता मौजूद हो। फिर है समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। जब हम वह कार्य सबको सौंप देते हैं तो फिर समन्वय होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो हम दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे या हम उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे, ऐसा नहीं। आप सभी मिलकर जब कार्य करते हैं तो कार्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे कार्य से संबंधित होता है। तो दूसरे कार्य को देखते हुए यदि आप अपना कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समन्वय स्थापित हो जाता है और ज़्यादा अच्छा कार्य होगा, एक यूनिट की तरह कार्य होगा। क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो हमारा जो भी हमें क्रिया करनी है वो एक ही है या हमारा उद्देश्य एक ही है। तो इस तरह से हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो संतुलित रूप से हमें वह कार्य करना चाहिए, उसमें हमें संतुलन बैठाना चाहिए। वो संतुलन हम कार्य के प्रति भी होता है, आपस में जो आपस में व्यक्ति हैं उनके संबंध जो है उनमें भी संतुलन होता है। तो बहुत जगह हमें संतुलन स्थापित करना पड़ता है और साथ ही साथ अगर हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा समन्वय है, अच्छा संतुलन है तो हमारे संबंध भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, हम अच्छी तरह से अपने संबंधों का निर्वाह कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी हम किसी भी कार्य हम जब संगठन करते हैं तो वह कार्य तभी अच्छा होता है जब जितने भी व्यक्ति हैं उनमें जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य के प्रति असंतुष्टि नहीं हो और वो कार्य अपने मन लगाकर, दिल लगाकर कार्य करें और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो आपस में समन्वय स्थापित करके कार्य करें तो वह कार्य और भी अच्छा होगा और भी सुदृढ़ होगा और उसके जो परिणाम हैं वो सकारात्मक आएंगे। तो इस तरह से ये संगठन के बारे में मैंने आपको बताया कि संगठन होता क्या है। संगठन जो भी हम क्रिया संपादित करते हैं उनसे संबंधित हम क्रियाओं को परिभाषित करते हैं और अपने जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारी जो ये कार्य करने की शैली है, उनको सबको हम संगठित करके और अपने जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें इक्वली हम जब डिवाइड करते हैं कार्य को तो वो उसको संगठन कहा जाता है। और संगठन के कुछ चरण हैं, इसमें सबसे पहला है क्रियाओं का निर्धारण, क्रिया का हम निर्धारण करें। दूसरा है क्रियाओं का समूहीकरण और तीसरा है परिवार के सदस्य के मध्य कार्य का विभाजन, फिर अधिकारों का सौंपा जाना, समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। थैंक यू।